Okay, so in the last video we saw the acute complications of diabetes, जिसमें हमने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की बात की, जिसमें हमने नॉन कीटोटिक हाइपरस्मोलर कोमा की बात की. In this video we'll take a look at the chronic complications of diabetes and their pathogenesis. ठीक है, तो जो chronic complications होती हैं डायबिटीज़ की, these are mostly related to the vasculature, जिसमें मीडियम साइज और लार्ज साइज आर्टरीज भी आती हैं और स्मॉल साइज वेजल्स भी आती हैं, कैपिलरी बेड्स. ठीक है, अब जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की, एज अ नेम इंडिकेट्स, क्रोनिक मतलब कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होंगी और दीज आर स्पेशली रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ एंड अ पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़. इफ अ पेशेंट इज नॉट कंट्रोलिंग देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल, इफ दे आर reckless about it, definitely they'll be having greater complications in case of in terms of chronicity. ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू इसमें मोस्टली वैस्कुलेचर की नॉर्मलिटी हमें देखने को मिलती है. और अगर तो लार्ज साइज वेजल्स इन्वॉल्व होंगी, मीडियम साइज वेजल्स इन्वॉल्व होंगी, इसमें मोस्टली एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होता है और रिजल्टेंटली हमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन, स्ट्रोक और लोअर एक्सट्रीमिटी इस्कीमिया की कंप्लेंट मिलती है. अगर हम देखेंगे स्मॉल वैस्कुलेचर की इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें हमें मोस्टली किडनीज, आई और पेरिफेरल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट मिलती है. आई में रेटिना की इन्वॉल्वमेंट होगी तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी, किडनीज की होगी तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगी, अगर पेरिफेरल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी. अब इसी को हम देखते हैं. द इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू स्टडी दी पैथोजेनेसिस और द अंडरलाइंग मैकेनिज्म दैट इज इन्वॉल्व इन दी क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़. और ये वेजल्स क्यों डैमेज हो रही हैं, वेजल्स की एबनॉर्मलिटी क्यों आ रही है, कौन से पाथवेज इसमें इन्वॉल्व हैं, वो हमने देखने हैं. तो बेसिकली 3 पाथवेज आर इन्वॉल्व इन द क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस या क्रोनिक वेजल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़. फर्स्ट पाथवे इज द फॉर्मेशन ऑफ एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स. डेफिनेटली इसको हम एजिस भी कहते हैं. एज इट मेक सेंस कि जब भी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ग्लाइकेशन कर देगा. ग्लाइकेशन करेगा तो ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे और इन दिस केस विल कॉल देम एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स. तो ये ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स डेफिनेटली बॉडी के लिए टॉक्सिक होंगे और ये कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को एक्टिवेट करेंगे जो फिर बेसल मेम्ब्रेन की थिकनिंग कराएंगे या एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को इन्हांस करवाएंगे और जितने भी वो वेजल्स रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो आएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट जो पाथवे है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एडवांस्ड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स. पहला मैकेनिज्म तो ये है. सेकंड जो पाथवे इसमें इन्वॉल्व है दैट इज़ एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज सी. प्रोटीन काइनेज सी विच वी नो इट इज़ इंट्रासेलुलर जो सेकंड मैसेंजर्स होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन काइनेज सी को और फिर इसके डाउन स्ट्रीम फर्दर एक्शंस होते हैं जिसमें ये डिफरेंट साइटोकाइंस को एक्टिवेट करता है, डिफरेंट एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है. तो अगेन वेजल्स की ही कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, लेकिन इसकी जो प्रोटीन काइनेज सी की जो एक्टिवेशन होती है दिस इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डैग एंड द इंट्रासेलुलर कैल्शियमाइंस. ठीक है, और जो जैसे अगर हाइपरग्लाइसीमिया है इनकेस ऑफ डायबिटीज़, तो हाइपरग्लाइसीमिया ऑल्सो हैज़ अ टेंडेंसी टू कन्वर्ट द ग्लूकोज प्रिकर्सर्स इनटू डैग. ठीक है, जब ग्लूकोज प्रिकर्सर्स डैग में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अगेन प्रोटीन काइनेज सी की एक्टिवेशन होगी और उससे रिलेटेड एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आएंगे. ठीक है, जो थर्ड मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है दैट इज द डिस्टर्बेंसेज इन द पॉलीऑल पाथवेज. डिस्टर्बेंसेज पॉलीऑल पाथवेज में यही है, जो ग्लूकोज होता है इफ इट एंटर्स द सेल इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू, अगर एक्सेस ग्लूकोज और साथ में वो सेल में एंटर भी हो रहा है, इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू सॉर्बिटोल. सॉर्बिटोल से फिर वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगा और लेकिन दिस प्रोसेस विल इन्वॉल्व द एंजाइम एल्डोज रिडक्टेज. अब जो रिडक्टेसेस होते हैं these utilize the NADPH. अब NADPH को ग्लूटाथायोन ने भी यूटिलाइज करना था, लेकिन चूंकि NADPH को एल्डोस रिडक्टेज इन अब यूटिलाइज कर रहा है और वो ग्लूटाथायोन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो जो ग्लूटाथायोन रिलेटेड प्रिवेंशन होनी थी उससे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, वो नहीं हो पाती. जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो फिर सेल्स को डैमेज करता है. तो इस तरह से मैंने आपको बेसिक चीज़ें तो बता दें, लेकिन इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि जो पैथोजेनेसिस है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की वो मल्टीफैक्टोरियल है. ठीक है, सो लेकिन वो सब रिलेटेड है टू ग्लूकोटॉक्सिसिटी. जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है, जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो ये सारी क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस रिजल्ट करती हैं. ठीक है, और एटलीस्ट 3 मैकेनिज्म्स हैं, जो 3 पाथवेज हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं. ठीक है, जो नंबर 1 पाथवे को हम डिटेल में देखते हैं दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स या एजेस. ठीक है, एजेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन बिटवीन द इंट्रासेलुलर ग्लूकोज डिराइव्ड प्रिकर्सर्स. ठीक है, जिसमें ग्लूकोज डिराइव्ड प्रिकर्सर्स में ग्लाइओक्सल आता है, मिथाइल ग्लाइओक्सल आता है और 3 हाइड्रोक्सी ग्लूकोसोन आता है इन ग्लूकोज डिराइव्ड प्रिकर्सर्स में. और साथ में अमाइनो ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन्स में एक रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में हमारे पास बनते हैं एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है, और ये ग्लाइकेशन किसकी हो रही है, प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स की हो रही है. जो एज फॉर्मेशन होती है इट इज़ एक्सलरेटेड बाय हाइपोग्लाइसीमिया. डेफिनेटली जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो ग्लूकोज डिराइव्ड प्रिकर्सर भी ज़्यादा होंगे और ग्लाइकेशन भी ज़्यादा होगी. ठीक है, अच्छा ये जो एजेस होते हैं ये फिर बाइंड करते हैं एक रिसेप्टर के ऊपर जिसको हम कहते हैं रेज रिसेप्टर, जो कि एक्सप्रेस हुआ होता है ऑन सर्टन इन्फ्लेमेटरी सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस पे होता है, टी सेल्स पर होता है रिसेप्टर. इसके अलावा ये वेजल्स के एंडोथेलियम पर होता है, वेजल्स
सेल्स के स्मूथ मसल्स पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेज रिसेप्टर होता है और जो एजेस होते हैं ये रेज से जाकर बाइंड करते हैं और जो फर्दर फिर रिस्पॉन्स आएगा फिर एज रेज पाथवे के अकॉर्डिंग आएगा। एज रेज पाथवे हैज़ द टेंडेंसी टू एलिसिट दीज 4 रिस्पॉन्सेज को वन बाय वन देखते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जब एज रेज एक्टिवेशन होती है तो रिलीज होता है साइटोकाइंस का और ग्रोथ फैक्टर्स का, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स में हमारे पास TGF बीटा इंपॉर्टेंट है और VEGF इंपॉर्टेंट है, ठीक है। TGF बीटा के बारे में फेमस है कि ये डिपोजिशन करता है एक्सेस बेसमेंट मेम्ब्रेन की, ठीक है। और साथ में जो VEGF है ये क्या करता है, एज अ नेम इंडिकेट्स वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी में इन्वॉल्व होता है क्योंकि इसमें प्रोलिफरेटिव चेंजेस लाता है, ठीक है। तो जो TGF बीटा होगा वो थिकनिंग कराएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन की, डिपोजिशन कराएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन की, जो VEGF है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी कराएगा। और ये इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि एज रिजल्ट ऑफ एज रेज पाथवे सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट इसमें मेथोजेनेसिस, दैट इज द जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रॉस इन द एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था एंडोथेलियल सेल्स भी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ना रेज रिसेप्टर, तो जब वो एक्टिवेट होगा इन केस ऑफ एंडोथेलियल सेल्स तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस हो रही होंगी। थर्ड वन इज द इंक्रीज प्रोकोएगुलेंट एक्टिविटी इन द एंडोथेलियल सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। जब मैक्रोफेजेस पर और एंडोथेलियल सेल्स पर ये एज लाइगेंड्स बाइंड करेंगे तो उनकी प्रोकोएगुलेंट एक्टिविटी ज़्यादा होगी, अगेन उसकी वजह से भी क्या होंगे, यू कैन से एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आएंगे, ठीक है। फोर्थ वन इज द एनहांस प्रोलिफरेशन ऑफ द वास्कुलर स्मूथ मसल सेल्स एंड सिंथेसिस ऑफ एक्सट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जो वहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स हैं क्योंकि उनके ऊपर भी रेज रिसेप्टर है तो उनकी प्रोलिफरेशन एनहांस हो जाएगी और साथ में एक्सट्रासेलुलर मैट्रिक्स की डिपोजिशन भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, एज रिजल्ट ऑफ एज रेज पाथवे। तो ये चार जो प्रोसेसेस थे ये रिलेटेड थे टू द एक्टिवेशन ऑफ रेज रिसेप्टर बाय द एजेस, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो एजेस हैं ये एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्शन, दे आल्सो हैव द टेंडेंसी टू डायरेक्टली एक्ट ऑन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स। और यहाँ पर करते क्या हैं, उन प्रोटीन्स की ये क्रॉस लिंकिंग करा देते हैं और उस नतीजे में अगर तो ये बड़ी वेजल्स में क्रॉस लिंकिंग कराएंगे तो वहाँ पर बड़े मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाएंगे, लाइक प्लाज्मा या इंटरस्टिशियल प्रोटीन्स लाइक लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो क्रॉस लिंकिंग जो क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन्स हैं मैट्रिक्स में ट्रैप कर सकते हैं प्लाज्मा इंटरस्टिशियल प्रोटीन्स को, लाइक लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और लार्ज वेसल में ट्रैप होते हैं, ठीक है। और ये भी क्या कराते हैं, LDL जब ट्रैप हो जाएगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस कराएगा। इसके अलावा जो स्मॉल वेसल्स हैं लाइक कैपिलरी वॉल्स है वहाँ पर एल्ब्यूमिन ट्रैप हो जाएगी, वो भी क्या कराएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग कराएगी जो कि माइक्रोएंजियोपैथी में होती है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होती है ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ ड्यू टू इंट्रैपमेंट ऑफ एल्ब्यूमिन इन स्मॉल कैपिलरी वॉल और माइक्रोएंजियोपैथी होती है। लार्ज वेसल्स में क्या इंट्रैप हो रहा है, LDL हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है। ये हमने देख लिया एज रेज पाथवे का मैकेनिज्म। सेकंड पाथवे एज आई टोल्ड यू की एक्टिवेशन होती है प्रोटीन काइनेज C की, जो कि एक यू कैन से इंटरसेलुलर प्रोटीन है, इन्वॉल्व है डिफरेंट एक्टिवेशन ऑफ साइटोकाइंस में, ग्रोथ फैक्टर्स में, और ये डैग की सिंथेसिस के बाद होती है। तो जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो करता क्या है मैं वो समझाती हूँ। जो एक्टिवेशन इंटरसेलुलर प्रोटीन काइनेज C की बाय कैल्शियम आयंस एंड द सेकंड मैसेंजर डायसल्ग्लिसरॉल इट्स एन इंपॉर्टेंट सिग्नल इन ट्रांसलेशन पाथवे इन द सेलुलर सिस्टम। तो होता है कि जब इंटरसेलुलर हाइपरग्लाइसीमिया होता है क्योंकि ऑब्वियसली ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो इट कैन स्टिमुलेट द de novo synthesis of DAG from glycolytic intermediates and hence activation of protein kinase C। तो प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करने के लिए या तो हमें कैल्शियम आयंस चाहिए या फिर हमें डैग चाहिए। तो डैग हम बना सकते हैं कैसे, अगर ग्लूकोज ज़्यादा है स्पेशली सेल्स में ज़्यादा है तो वो करेगा क्या, वो ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स बनाएगा और ये ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स कन्वर्ट हो जाएंगे या स्टिमुलेट करेंगे डिनोवो सिंथेसिस ऑफ डैग, ठीक है। तो जब डैग प्रोड्यूस होगा तो प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज C हैज़ अ टेंडेंसी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्रो एंजियोजेनिक मॉलिक्यूल जिसमें VEGF आता है जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी कराएगा। इसके अलावा TGF बीटा आता है जो कि अगेन डिपोजिशन कराएगा एक्सट्रासेलुलर मैट्रिक्स की और बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग कराएगा, ठीक है। तो ये बात होगी TGF बीटा और VEGF जो कि इन्वॉल्व है किसमें, प्रोटीन काइनेज C की डाउनस्ट्रीम मैकेनिज्म्स में, ठीक है। और यही दोनों हमने चीज़ें कहाँ पढ़ी थी, हमने TGF बीटा VEGF इसमें भी पढ़ी थी जब एज रेज पाथवे की एक्टिवेशन हुई थी, ठीक है। और जब उसने एक्टिवेट किया था सेवरल एंडोथीलियम को और वास्कुलर स्मूथ मसल सेल्स को, ठीक है। तो वो ही प्रोटीन काइनेज C में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके अलावा हमने रॉस देखा था यहाँ पर, कोआगुलेटिंग एक्टिविटी देखी तो, और साथ में एक्सेलुलर मैट्रिक्स डिपोजिशन इंक्रीज देखी थी। अच्छा, जो थर्ड मैकेनिज्म है वो है डिस्टर्बेंसेज इन द पोलियोल पाथवेज। डिस्टर्बेंसेज इन पोलियोल पाथवेज कैसे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इन सम टिश्यूज इन द बॉडी डू नॉट रिक्वायर इंसुलिन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स, लाइक नर्व्स में हमें इंसुलिन नहीं चाहिए होती, लेंस में हमें इंसुलिन नहीं चाहिए होती, किडनीज में इंसुलिन नहीं चाहिए होती, ब्लड वेसल्स में इंसुलिन नहीं चाहिए होती। दीज आर सम टिश्यूज जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ इंसुलिन ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होती रहती है विद इन द सेल्स। और हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होता है, इंटरसेलुलर ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ती है जो कि फिर उस ग्लूकोज को फिर मेटाबलाइज किया जाता है बाय द एंजाइम एल्डोल रिडक्टेज इनटू सॉर्बिटोल। सॉर्बिटोल ने फिर बाद में कन्वर्ट हो जाना होता है टू फ्रुक्टोज। लेकिन जो एल्डोल रिडक्टेज है लेकिन अच्छा
ये कह रहे हैं कि जो सॉर्बिटॉल जब कन्वर्ट होगा ना फ्रुक्टोज में एज अ एंड प्रोडक्ट, ये रिएक्शन यूटिलाइज करता है NADPH, ठीक है। और NADPH इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द एंजाइम ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, ठीक है, टू रिड्यूस ग्लूटाथायोन। अब ग्लूटाथायोन का रिड्यूस फॉर्म में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एक बार और दोबारा रिड्यूस नहीं होगा तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस नहीं कर सकता विद इन द सेल्स। और अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस नहीं होगा तो डिफरेंट उससे रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, लाइक डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, जो ग्लूकोज, जिसको हम ग्लूकोज न्यूरोटॉक्सिटी भी कहते हैं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन है उसको हम दोबारा ना बना पाएँ और वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहे और बॉडी में फिर सॉरी जो सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता रहे, क्योंकि सॉर्बिटोल से फ्रुक्टोज बनने के प्रोसेस ने एल्डोज रिडक्टेज को यूज़ करने, सॉरी उस प्रोसेस ने NADPH को यूज़ किया, और NADPH ग्लूटाथायोन रिडक्टेज को भी चाहिए था टू रिड्यूस द ग्लूटाथायोन अगेन, ठीक है। सो ये 3 मैकेनिज़म्स हैं। प्रोटीन काइनेज C की एक्टिवेशन का मैकेनिज़्म है, इसके अलावा पोलियल पाथवेज की डिस्ट्रप्शन का मैकेनिज़्म है, और रेज एज पाथवे का मैकेनिज़्म है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़, और दैट इज़ ऑल अबाउट इट, यस।